Recording in progress. तो 2 मिनट में आती हूँ मैं। ओके मैम, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। रजत सर। यस मैम। सर ये सेक्शन 70 एक बार आप बता दीजिएगा। पावर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांडिंग इक्वल होगा हम्म। पावर ऑफ राइटर ऑफ पेटेंट। समझ Suppose में we आया all were playing blue. Then uh, I'll tell color changes to purple. But remember, this cannot seven- say जो random colors. Then it will be cheating for the. You have blue and purple. If you say yellow, it's प्रदीप unfair सर, for you. So that's why I say color changes to purple. Like that. जी जो मैम। सर और जो सेक्शन 72 है इसमें जो आपने बताया था ये 1000 रुपीज होगा 30 पेजेस का और विद इन ये 2400 जो बनेगा ये समझ जी में आया। जी और मैम जी। उसके अलावा जो ये सेक्शन 70 तो हो गया एक और था तो सही कुछ तो मैं भूल गई। नहीं 72 था बड़ी जल्दी खत्म हो गया। नहीं 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 कुछ नहीं था बेटा। हाँ ये क्या कहते हैं सेक्शन जो 61 था क्योंकि सर काफी बड़ा डिस्कशन था मैंने वीडियो देखी थी तो इसका हम्म। एक शॉर्ट में आप प्लीज बता दीजिएगा कि डिस्कशन हुआ क्यों था इतना बड़ा। मुझे समझ नहीं आया। ओके मैम, जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ बस हो गया।
जी। सेक्शन 61 से आप कर दीजिए। 61, सेक्शन 61 मैम। जी जी जी, सेक्शन 61, क्योंकि इसमें से 2 ढाई घंटे का एक डिस्कशन था कल का पूरा वीडियो के अंदर, हम्म। तो वो समझ नहीं आया मुझे। ओके। हाँ जी, फिर सेक्शन 70 आप बता दीजिएगा, और सेक्शन 72 का ये जो आपने फी बताई थी 1030 पेजेस की और 7 डेज में 2400, ये आप बता ठीक। दीजिएगा। देखिए 61 क्या कह रहा है, पहले बताइए सेक्शन 60 क्या बताता है। सेक्शन 60 है एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। हम्म। तो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन, इसमें क्या पढ़ा था आपने, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सेक्शन को। सर ये था कि अगर हम मतलब कोई भी एप्लीकेंट अगर वो रिन्यूअल फी पे नहीं करता है, तो जो हम्म। पेटेंट होगा वो लैप्स हो जाएगा और सीज टू हैव इफेक्ट इसमें आ जाएगा। और वो हम्म। अगर उसको रिस्टोर करवाना है तो फॉर्म नंबर 15 उसको पे करना पड़ेगा विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स, और उसका फी 2400 आपने बताया था। हम्म। ठीक है। हाँ, अब 61 में क्या बताया गया है कि जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है यहाँ पर मैम। 15 15। तो फॉर्म 15 जब आप फाइल करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे करते हैं कंट्रोलर, वो उसमें बताया गया है। हम्म। देखिए सबसे पहला पॉइंट, फॉर्म 15 में जब आप फाइल करते हैं तो दो ग्राउंड्स आपको इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं वहां पर। वो दो ग्राउंड्स क्या है मैम। इसके जो 2 ग्राउंड्स हैं, अगर सेक्शन ये फॉर्म नंबर 15 फाइल होगा किन ग्राउंड पर, राइट। यस। अगर उन्होंने अनइंटेंशनल हुआ, अगर उन्होंने जो रिन्यूअल फी पे की है मतलब नहीं हम्म। की है, तो अगर वो हम्म। अनइंटेंशनल हुआ या फिर जो अनड्यू डिले अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, हम्म। अनइंटेंशनल किस चीज का है। रिन्यूअल फी का सर, कि रिन्यूअल पेटेंट। फी का। बहुत हाँ, बढ़िया। और अनड्यू डिले किस चीज में हो रहा है। फॉर्म नंबर 15 में हो रहा है। ठीक, फॉर्म नंबर 15 की फीस कितनी है। 2400 ठीक है। तो जब एप्लीकेंट यानी कि पेटेंटी जब फॉर्म 15 फाइल करते हैं, और ये कब तक फाइल कर सकते हैं मैम। विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स। बहुत बढ़िया। विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ लैप्स। हाँ। चलो, अब ये दोनों ग्राउंड देखिए, कंट्रोलर को ये दोनों ग्राउंड उधर डाल दो। दोनों ग्राउंड इस्टेब्लिश करने होते हैं, मतलब सॉरी, जो एप्लीकेंट होता है, हाँ, जो भी, देखिए दोबारा शुरू करते हैं। ये दो ग्राउंड जो होते हैं, ये दोनों ग्राउंड एप्लीकेंट को इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, मतलब क्या? इनको प्रूफ करना पड़ता है। और कंट्रोलर को अगर समझ में आता है प्राइमा फेसी के दोनों ग्राउंड सही हैं, तो हम्म। वो क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म 15 का पब्लिकेशन करते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। अभी एप्लीकेशन रिस्टोर नहीं हुई है पेटेंट, अभी फॉर्म हम्म। 15 का पब्लिकेशन हुआ है। इसके बाद पर्सन इंटरेस्टेड क्या कर सकते हैं, ऑपोजिशन कितने टाइम में। 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स। 2 महीने में। ये क्लियर है मैम। हाँ जी, तो सर जो ये 2 महीने होगा फॉर्म नंबर 15 को, मतलब फिल हो जाएगा, उसके बाद पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद में 2 महीने, राइट। यस, डेट ऑफ पब्लिकेशन से 2 महीने के अंदर। अच्छा। अगर कोई ऑपोजिशन फाइल करता है, और उसके बाद वो उसमें जो भी प्रोसेस होगा, हियरिंग होगी, हम्म। स्टेटमेंट एविडेंसेस सबमिट किए जाएंगे, उसमें जो भी टाइम लगेगा वो डिफाइन नहीं है, वो कितना भी लग सकता है। अब उसके बाद अगर कंट्रोलर डिसीजन लेते हैं कि अब हमें हमारी एप्लीकेशन को रीस्टोर करना है, हम्म। ये क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जब रीस्टोर करना है, तो उसके बाद वो दो फीस और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी दो एक्स्ट्रा फीस और एडिशनल सर। फीस, एडिशनल फी ऑफ रिस्टोरेशन जो होगी 4800, और अनपेड रिन्यूअल फी जो उसने फी पे नहीं की है जितनी भी
वो बताएंगे एज बिल्कुल, प्रेस्क्राइब्ड। अनपेड रिन्यूअल फी। तो यहाँ पर तो ये 4800 हो गया। हाँ जी। अब ये जो फीस है ये एज प्रिस्क्राइब्ड होगी, मतलब जो भी अनपेड फीस होगी वो बताई जाएगी और उतनी सारी की सारी उनको पे करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी डेट से पे अनफी हुई, अनपे हुई फी। ठीक है। उसके बाद अब एक पॉइंट था इसमें नेक्स्ट, कि फ्रॉम डेट ऑफ लैप्स जी। टिल पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। और सर ये वापस बताएंगे ये वाला पॉइंट, डेट ऑफ लैप्स। अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं मैम, एक बार देखिए पूरा पॉइंट समझते हैं, फिर ये समझ में आएगा। टिल पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म 15। हाँ सॉरी, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। जब कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि अब रिस्टोर करनी है, तब उसके बाद सेकेंड टाइम पब्लिकेशन होता है। ये पॉइंट समझ में आया? अगेन सेकेंड टाइम पब्लिकेशन होता है जी जी। कंट्रोलर के डिसीजन का। ठीक है। ठीक है। अब उन नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डेट ऑफ लैप्स से लेकर टिल पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म 15, यानी कि जो इसमें फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था ना, हम्म। वो ठीक है। वहां तक उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को लैप्स पीरियड। ध्यान से समझिएगा मैम, यहां जी पर जी। दो पब्लिकेशन है। एक था, एक टाइमलाइन समझिए, एक है डेट ऑफ लैप्स। हाँ फिर इसके बाद जब एप्लीकेशन फाइल होती है, जी। फॉर्म 15 फॉर्म फाइल होता 15। है, तो उसका पब्लिकेशन होता है। जी। फिर उसके बाद ऑपोजिशन। रीस्टोरेशन का पब्लिकेशन होता है। जी ठीक है, रीस्टोरेशन का पब्लिकेशन। जी। तो यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड को बोलते हैं लैप्स पीरियड। जिसमें पेटेंटी के पास कोई भी राइट नहीं होता। हाँ, नो राइट्स। हम्म, ये क्लियर है? इस टाइम पीरियड में नो इन्फ्रिंजमेंट सूट। यस अर्चना मैम। और ये नो राइट्स वाला तो सेक्शन 62 हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल। तो 61 में सिर्फ वो फीस तक का ही है ना, उसके बाद वाला 62 है। बिल्कुल है मैम। हाँ ठीक है। ठीक है मैम। अब ये लैप्स पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आता है पॉइंट डेट ऑफ लैप्स। हम्म। अब ये डेट ऑफ लैप्स कैसे कैलकुलेट होगी, कौन सी डेट होगी जो लैप्स की डेट है, वो डिस्कशन तो आपने पूरा जो समझा वो देखा, जो नहीं समझ में आया जी। यहां तक कोई डाउट है मैम तो बताइए अभी तक किसी को भी, नहीं। अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि अब इसके बाद मैं सभी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ डेट ऑफ लैप्स के लिए, क्योंकि उस दिन काफी टाइम लगा के हमने डिस्कशन किया है, तो अभी मैं सबसे पूछूंगा। चलिए, यहां तक क्लियर है मैम? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को भी, नॉट ओनली मोनिका मैम। तो सर बस यही था सेक्शन 62 में जो आपने लिखवाया था, एनी थर्ड पार्टी ड्यूरिंग लैप्स पीरियड मे बी प्रोटेक्टेड और कंपनसेटेड एज कंट्रोलर थिंक्स फिट। यानी कि लैप्स पीरियड के इन बिटवीन अगर कोई भी थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी कर रही है उस पेटेंट का, तो या तो हम्म। वो कंपनसेट करेगी पेटेंटी को, राइट? नहीं 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 नहीं, आफ्टर रिस्टोरेशन पेटेंटी उसको कंपनसेट करेगा। ऐसा क्यों है सर? वो तो ऐसा इसलिए, अब आप एक बात समझिए मैम, मान जी। लीजिए मेरा एक पेटेंट था, मेरा वो लैप्स हो गया, मैंने रिन्यूअल फी नहीं भरी। अब आप सेम डोमेन में काम करने वाले मेरे कॉम्पिटिटर हैं, आपको पता चला मेरा पेटेंट लैप्स हो गया, आप तो मेरा पेटेंट अगर लैप्स हुआ तो इसका मतलब मेरे सारे राइट्स खत्म हो गए, पेटेंट खत्म हो गया, मेरी जो जी। इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन में आ गई। हम्म, तो आप उसका बेनिफिट उठाना चाहोगे कि नहीं उठाना चाहोगे एज अ कॉम्पिटिटर? बिल्कुल। तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चालू कर दिया।
हाँ। ठीक है। अब थोड़े हम्म। दिनों के बाद क्या हुआ, मैंने अपना पेटेंट को रिस्टोर करवा लिया। मैं हम्म। 15 महीने के बाद जागा, सोया सोया, और मैंने जाके रिस्टोर करवा लिया। अब उस टाइम में 15 महीने में आपने लगभग 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में, उस प्रोडक्ट को बिजनेस बनाने में। अब जब मैं पेटेंट में हम्म। अपना रिस्टोर कर लूंगा तो मेरे राइट्स रिस्टोर हो जाएंगे। जी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या, अब देखिए, जब लैब्स था वो एक अलग कहानी है। अब जब हम्म। मेरा रिस्टोर हो गया तो हम्म। क्या अब आप मेरी परमिशन के बिना यूज कर सकते हो मेरा नहीं, इन्वेंशन? नहीं, नहीं विदाउट कर सकते। परमिशन। हम्म। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको? तो पे कर रहे हैं ताकि मैं उस इन्वेंशन को यूज करके। नहीं नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं अब। अच्छा, हाँ, ये सॉरी, आपका ठीक है। सबसे बड़ा क्या बोलते हैं रिलीजन है एज अ ट्रेडर कि यू हैव टू फॉलो द मार्केट, बिकॉज इफ यू ओके। डोंट आप सर्वाइव नहीं करोगे। ये एज अ रिटेलर इट इज योर जॉब टू फॉलो वेयर द मार्केट इज गोइंग। वी डू नॉट संजोग हैव सर, द मनी टू कंट्रोल द मार्केट। हेलो। अगर हमारे पास पैसा रहता तो हम ये ये खोज हमारे भी नहीं टॉपिक। करते। ठीक है, हेलो संजोग। यस सर। जो जिनके पास मैं लाख सर, करोड़ रहता है वो चार्ट नहीं देखते, हेलो। वो कोई हेलो, कहाँ से आ हाँ, रही है आवाज? इंडिकेटर मैं में यही हूँ सर, बैठा हूँ, नहीं नहीं, आपको खाना है खा रहा सर था ये। खाना। अच्छा 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 अच्छा, आपके बैकग्राउंड से अच्छा, आपके बैकग्राउंड से मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आ रही है, चले। सॉरी मैं सर, है खाना खा ना। रहा था, आपका आपका ही सुन रहा था, खाना खा रहा जी था। जी, नहीं नहीं जी, प्लीज प्लीज सर, सॉरी। तो ओके 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 जी जी, तो ओके ओके। जी, मैंने कहा हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या होगा, मैं आपको रोकूंगा हम्म। तो आपका 200 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किया वो उसका क्या होगा? नहीं, सही बात है, वो बिजनेस हो गया। ठीक है। आपने तो एक लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ना। आपको ठीक है। थोड़ी पता था कि बाद में मैंने रिस्टोर करवा लिया। हम्म। तो अब आप क्या करोगे, कंट्रोलर आपके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, हम्म। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और कंपनसेट करवाएगा। ठीक है। ठीक है। वो क्या बोलेगा कि भैया इनको या तो आप लाइसेंस दो मेरे को एज अ पेटेंटी, मेरे को क्या बोलेगा कि या तो आप इनको लाइसेंस दो आप, हम्म। या फिर अगर आप चाहते हो कि ये आगे बिजनेस ना करें तो इनको कंपनसेट करना अब आपका काम है। क्योंकि आपकी पर गलती थी, आपने पेमेंट नहीं किया रिन्यूअल फी का, आपका पेटेंट लैप्स हुआ, इनकी गलती नहीं थी। ठीक है। तो वो कंपनसेशन एंड प्रोटेक्शन दोनों देता है थर्ड पार्टी को हु हैज इन्फ्रिंज योर प्रोडक्ट ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। ठीक है। ओके। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस वहां पे छोड़ना है, कंपनसेशन लेना है, या हम्म। लाइसेंस लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना। वो दोनों चीजें आपसी मंजी से, रजामंदी से डिसाइड होती है। कौन जी। करता है? कंट्रोलर करता है। कंट्रोलर करेगा। ठीक है। सो इट्स कंट्रोलर्स जॉब टू प्रोटेक्ट एंड कंपनसेट द थर्ड पार्टी ओके। ठीक है। आफ्टर रिस्टोरेशन, बट ओनली आफ्टर रिस्टोरेशन। ठीक है। ठीक है। हाँ, चले। अब सारा का सारा जो डिस्कशन है वो इस पॉइंट पर है कि डेट ऑफ लैप्स क्या होती है। हम्म। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमने समझी थी। बट सबसे पहले मुझे आप एक डेफिनेशन के तौर पे बताइए कि डेट ऑफ लैप्स क्या होनी चाहिए आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जिस दिन, जैसे मतलब इतना तो मुझे पता है, जैसे पहले एग्जाम दिए हैं, तो जो रिन्यूअल फी है वो पहले दी जाती है अपकमिंग ईयर्स की। हम्म, हाँ, तो जब वो खत्म हो गई तो डेट ऑफ लैप्स ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, ये एक लाइन में आपने लगभग सारे आंसर्स कवर कर लिए। जहां तक की रिन्यूअल फीस पे हुई है हम्म। उसके बाद से रिन्यूअल फी पे नहीं हुई, तो हम्म। जिस दिन का रिन्यूअल खत्म हुआ वही दिन हो गया आपका डेट ऑफ लैप्स। लैप्स। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अर्चना मैम, 10 मिनट में आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपन बस। हाँ। तब तक अगर आप कुछ रिफ्रेश, खाना वाना खाना चाहते हैं रिफ्रेश, क्योंकि आप अभी ऑफिस आए, आपका मैसेज आया था, हाँ तो तो आप, है ना, टेक केयर। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम सिनेरियोज लेते हैं कुछ, केस 1।
हम्म, मान लीजिए मेरा डेट ऑफ पेटेंट है, अभी हम ना कोई रैंडम डेट लेंगे, ठीक है, हम्म, 7 जुलाई 2024। इस डेट को मैंने एप्लीकेशन फाइल किया था, हम्म, ठीक है, तो यहां से मेरा टर्म स्टार्ट हो गया और इस जी, डेट से ईयर बाय ईयर मेरा टर्म चलता रहेगा और रिन्यूअल फी पे होती रहेगी, ये हमें पता है। हम्म, अब मान लीजिए यहां से एक डेट है 21 मार्च 2027, ये कौन सी डेट है, ये है रिकॉर्डल डेट। रिकॉर्डल डेट कौन सी डेट होती है मैम? ग्रांट, हाँ, डेट ऑफ ग्रांट, डेट ग्रांट। ऑफ ग्रांट। बहुत बढ़िया। अब यहां से सात सात अपन लेते हैं थोड़ा आगे का, 30, फिर इसके बाद एक ईयर आया 7/7/31 और एक ईयर आया 7/7/32। अब मुझे आंसर कीजिएगा, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि ये डेट से ये डेट का जो ईयर है इसको हम बोलेंगे पेटेंट ईयर, ठीक है। इस ईयर की जो रिन्यूअल फीस है, दो क्वेश्चन है, कितनी होगी और कब तक पे करनी होगी। क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच एंड पेड टिल व्हेन। हेलो। हाँ, हाँ जी, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, ऐसे नहीं किसी का भी आंसर नहीं आया है। दो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, कितनी फेस होगी और कब तक पे करनी होगी। अखिल बांगड़ी सर का आया 2400 रुपये टिल 7/7/31, ठीक है, आगे और कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। प्रदीप सर, कीर्ति मैम, प्रदीप पाल सर, कृतिका मैम, ज्योति मैम, स्ट्रेंज। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मोनिका मैम, आप ये इतना इसका आंसर आप दे सकते हैं आई थिंक। मेरा वॉइस तो आ रहा है ना, मेरा वॉइस नहीं जा हाँ, रहा क्या? सर, सर ये नहीं आ रहा सर। रिन्यूअल फी 3 महीने, मतलब 3 मंथ फ्रॉम ग्रांट, और एक्सटेंशन उसका 6 मंथ। मैम 3 महीने वाला सिनेरियो मैं ले ही नहीं रहा हूँ अभी। अच्छा, वो तो ये तो डेट है फिर ना, मैं आपसे इस ईयर की पूछ रहा हूँ, जब इस ईयर की रिन्यूअल फी कितनी होगी और कब तक पे करनी होगी। 7/7/31 तक हमें पे करनी होगी, क्योंकि पहले हमको करनी होती है। हाँ ठीक है। हाँ, बाकी कितनी करनी होगी? हम्म, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात तो है। चलो अब मैं बोला अपना तो पूछूंगा। प्रदीप पालसा का है 35 ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कीर्ति मैम, प्रदीप सर, प्लीज आंसर। सर संजोग सर कहाँ गया? ज्योति मैम, ज्योति मैम चले देखो कौन कौन है। कृतिका मैम, प्लीज आंसर। विनोद सर, प्लीज आंसर। अभी तो आया ही हूँ मैं, क्वेश्चन से कुछ देखा नहीं बस। अच्छा अभी आए हैं सर, ओके। आई एम हेयर एंड कैलकुलेटिंग, ओके।
टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट विल बी सफिशिएंट। इज 53, 54, 55 पे आंसर आ जाए। विनोद सर, क्वेश्चन क्लियर है या मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं? सर क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं है सर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ अगर कोई नया आया है। देखिए, ये एक टाइमलाइन है। ये हमारा पेटेंट ईयर है सर, 7731 से 7732। ये एक पेटेंट है जो कि 7724 को फाइल हुआ था, 21/3/27 को ग्रांट हुआ, और ठीक है। उसके बाद उसके टेनवर का एक पेटेंट ईयर है 7731 टू 7732। क्वेश्चन ये है कि इस ईयर की रिन्यूअल फी कितनी होगी फॉर नेचुरल पर्सन, और कब तक पे करनी होगी? 7730 से लेके 7731 तक, राइट? 7731 टू 7732। ओके, अच्छा। प्रदीप सर ने आंसर दिया 2400। सब कब तक पे करनी होगी? एंड ज्योति मैम ने आंसर दिया बहुत बढ़िया। चल, ठीक है सर, 7731 से 7732 का आपका पेमेंट बाकी है, यही बोल रहा हूँ ना मेरे को, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग जी यू जी रॉन्ग, जी करेक्ट? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो उसका उसका जो होता है ना सर, जो अपना आपका यही तो था टाइमलाइन स्टार्टिंग में, जो इनिशियल फर्स्ट टाइम में 3 मंथ 6 मंथ था, और बाद में फिनेंशियल ईयर के पहले, तो आपको 3 मंथ का टाइम दे देना चाहिए, तो इस 7/7/32 के पहले कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके सर, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के पहले, क्योंकि ऑलरेडी ना जो ये 3 महीना 6 महीना जो होता है ना, वो जब पेटेंट ग्रांट होता है तब रिकॉर्ड वाला डेट लेते हैं, अदरवाइज पेटेंट फाइलिंग डेट से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे चूंकि मिड ऑफ द ईयर में आप पूछ रहे थे, एज्यूमिंग कि इसके पहले का सारा ड्यू क्लियर है, तो नेक्स्ट ईयर का उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के बाद इसके खत्म होने के पहले देना पड़ता है। सर, डेट ऑफ पेटेंट क्या है? डेट ऑफ पेटेंट से तो मेरे हिसाब से 7/7/24 है सर। ठीक है, तो वहां के हिसाब से 7/7/31 और 7/7/32। सर, इसमें मिड डेट क्या है? 31 मार्च 32। 31 मार्च कहाँ से आया सर इसमें? सात, आप क्या मिड डेट मतलब समझे नहीं? जुलाई से जुलाई में ना, तो 6 महीना डाल दो तो दिसंबर हो जाएगा, जनवरी। 7 6 11, सॉरी 7 6 13 होता है ना, हाँ, तो जनवरी हो जाएगा 31। ये कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहा हूँ सर मैं आपकी, जनवरी की कैसे मतलब? आप ही तो बोल रहे हो मिड डेट क्या है इसका। सर, मिड डेट नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ हाँ रहा हूँ इस ईयर की कितनी रिन्यूअल फीस होगी हाँ, और कब तक पे करनी होगी? 800 रुपया होगा 1 साल का। ओके, और कब तक पे करनी होगी सर? मेरे ख्याल से 7/7/32 के पहले कर देना चाहिए। सर, ये मेरा पेटेंट ईयर है, यहां से यहां ये पूरा 1 साल है। इस बरस की रिन्यूअल फी कितनी होगी और कब तक पे करनी होगी? इसका मतलब सब श्योर आप बोल रहे हो, इसका मतलब पहले वाले का भी अभी ये हो गया, तो 800 2 साल वाला बोल रहे हो क्या सर आप? 1600? नहीं सर। तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। ओके सर, चलिए बाकी लोग को ऑब्जर्व कीजिए, मैं टाइम किल नहीं करता, मैं देखता हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन को धीरे से आराम से समझेंगे अभी हम। मुझे लग रहा है आप शायद दिन भर के थके हो सर, हाँ इसीलिए नहीं, आप, मेरा तबीयत हाँ ठीक वो नहीं है, आप, वो मेरे हाँ को वो ना आपकी अभी, वॉइस से समझ में आ रहा है सर, इसलिए और मैं मैंने ज्यादा वो पुश सब नहीं कफ करूंगा। सिरप लिया है ना, तो वो सिलेशन भी होगा, मेरे को नींद भी आ रहा है, तो मे बी द रीजन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को माफ कर कोई दो, अब मैं बात नहीं सुन सर, रहा हूँ। कोई हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, अब देखिए, जिस कुछ का आंसर आया 7732। प्रदीप एच सर, सर एक्सप्लेन करेंगे एक बार ये डेट आपने क्यों चूज करी है 7732? प्रदीप एच सर।
संजोग सर। यस सर। सर जो आपने डेट चूज करी है 7/7/32, वो क्यों एक्सप्लेन चूज करी सर, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, मतलब सर आपके अकॉर्डिंग सेवन क्यों? सेवन 32 के पहले करना है ना, ये सोचा मैं। ओके, तो ईयर एंड के पॉइंट से पहले जाना होता है सर कि ईयर स्टार्टिंग पॉइंट से पहले? स्टार्टिंग पॉइंट से पहले। संजोग सर जी, विनोद सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही वो कहा सर आपने। विनोद सही बोला। जी, तो सर कंफ्यूजन हुआ या क्लैरिटी नहीं थी, मतलब डेट चूज करने में? नहीं, क्लियरिटी नहीं थी सर, पढ़ना ओके। बाकी, डीपली स्टडी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं सर, देखिए हम डेली बेस पे, मतलब रेगुलर बेस पे हम अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं, है ना? हम फोन रिचार्ज करवाते हैं तब हमारा फोन चालू होता है, फोन की वैलिडिटी यूज करने के बाद हम पे नहीं करते हैं, तो इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन। सर इसमें ऐसे कंफ्यूज जाएंगे, मतलब जनरली सरकार प्रीपेड पे ज्यादा काम करती है और कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो पोस्ट पेड लेते हैं, तो प्रीपेड वाला रहेगा तो काम होगा अपना। हाँ, लाइक इंश्योरेंस। तो हाँ जो भी स्टार्ट होता है ईयर, उससे पहले हमको देना पड़ता है पैसा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्सटेंशन, बात मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने ये पे नहीं किया तो क्या होगा? लैप। लैप्स हो जाएगा फिर। लैप्स हो जाएगा। तो कहां तक की कौन डेट ऑफ लैप्स क्या होगी? तो लास्ट डे होगा रिन्यूअल का। 7/7/31। हाँ। क्या होगी? 32 में लास्ट डे जो होगा। सर एक मिनट प्लीज हैंड कीजिए ना, मैं आता हूँ। डेट ऑफ लैप्स क्या होगी? 8/7/31। 7/7 तक तो चल रहा है, बट 8/7/31 होगा डेट ऑफ यस लैप्स। सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सही। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात है। Let me stop the sharing, replace current my desktop. Okay, so how the system will work? मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर एक पेटेंट है जो फाइल हुई थी, फाइलिंग डेट एक ले लेते हैं, दैट इज 1/1/25। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके पेमेंट्स, तो 1/1/25 टू 1/1/26। ये फर्स्ट पेमेंट कितने रुपीस की होगी? 800 रुपीज फर्स्ट ईयर की पेमेंट। फिर 1/1/26 टू 1/1/27, ये दूसरी पेमेंट भी कितने रुपीस की होगी? 800 रुपीज की। ये दोनों फीस हम पे करके रखते हैं, ये जो हम इनिशियली फॉर्म 1 में फाइल करते हैं ना, जो 1600 रुपये, ये 2 बरस की फी है, फर्स्ट 2 years, 800 and 800 इंक्लूडेड इन फॉर्म नंबर 1। तो मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ बाजू में कि ये दोनों फीस जयवीर सर, किस में आ इसको गए। कौन से सेक्शन में डालें अपन? मैडम ये सेक्शन मीन्स आप नहीं, समझ नहीं रहा हूँ। if we have to align it some section to be read 61 later. 61 हाँ 61, okay. जो Procedure हम for बात कर रहे restoration. not a procedure for restoration, Oh, it's a part of how to calculate lapse date, the okay, date good. on which the patent has been lapsed, how to calculate it, what should be taken care, and what is the calculation behind it. That is the main objective here. हमने ये So किया I हुआ था वैसे पहले एक बार, ये yes फ्लो चार्ट सर yesterday ने we did. बनाया था. Yesterday we did. And हाँ रजत सर ने भी No, बनाया even ये before होगा. that we have done that. I mean, we had a flow Sure. chart designed for this. Yeah. It's related to section number 53 as well. Yeah. The renewal Okay, sir. fees Got that it. has to be paid. Rajat sir, just a minute, just 2 minutes. Now, from the third year onwards, third year कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 1/1/27 to 1/1/28. This is third year, 800 rupees. मान लीजिए कि ये थर्ड ईयर के बीच में किसी भी डेट पे, मैं एक डेट ले लेता हूँ 1/3/27 को आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डल है, यानी आपको ग्रांट मिली है। ओके, तो अब 1/3/27 से आपको कब तक पे करनी रहेगी रिन्यूअल फीस? 3 महीने में, एज पर द सेक्शन नंबर 53 जो कहता है हमें कि 3 महीने में, ग्रांट की डेट से 3 महीने में हमें रिन्यूअल फीस पे करनी है। टू बी प्रिसाइज, रिकॉर्डल डेट से 3 महीने में हमें जो भी रिमेनिंग रिन्यूअल फीस है उसे पे करनी है। तो अब हमारी रिन्यूअल फीस कितनी है? 800 रुपीज, क्योंकि पहले 2 बरस की फीस कहाँ पर आ गई? फॉर्म नंबर 1 के साथ आ गई। अब थर्ड ईयर की 800 रुपीज बाकी है। जैसे ही आप थर्ड ईयर की 800 फीस 1/6/27 से पहले फाइल कर देंगे, यानी आपका ये पूरा बरस एक्टिवेट हो गया। आपने ये बरस के लिए रिन्यूअल फीस पे कर दी है। तो अब आपकी जो पेटेंट है वो 1/1/28 तक इफेक्ट में है, उतना आपने पे कर दिया है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आगे बढ़ना है 1/1/28 सर वो डिस्कशन हो गया कंप्लीट? 1 नहीं सर 1/29, तो उसके लिए भी 800 रुपये देने पड़ेंगे, बट वो कब देने पड़ेंगे? ये डेट से पहले 1/1/28, सॉरी ये मैं डेट गलत लिख रहा हूँ क्या? 1/1/25 to 1/1/26, फिर यहाँ पर आएगा 2/1/26 to डेट टू डेट चलेगा सर? वो भी बात है, डेट टू डेट टू डेट ही डेट होगा। चलेगा, हाँ डेट टू डेट चलेगा। 1/1/26 ही आएगा यहाँ पर 2 तो आएगा नहीं। बट दूसरे बरस के इनिशिएट होने से पहले पे करना होता है, दैट इज फॉर श्योर करेक्ट। उसी दिन या तो 1/1/28 को आप पे कर दीजिए या फिर उससे पहले पे कर दीजिए, तो आपका एक्टिवेट हो गया ये पूरा ईयर 29 के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो किस दिन पे माना जाएगा वो लैप्स है? अगर मैं यहाँ पर कहूं कि मैंने ये 800 रुपीज पे नहीं किए हैं, मैंने ये 800 रुपीज पे नहीं किए हैं, तो अब मुझे बताइए कि कौन सी डेट से मेरी पेटेंट लैप्स हो रही है? 1128. इट्स फ्रॉम 2128। 1128 पे तो हमारे पास प्रिविलेज है अच्छा, कि आज ऑन भी डेट, फिलअप ऑन कर डेट, दो। हाँ, हाँ 12 o'clock तक प्रिविलेज है। जी, 2128 से हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, वो कहा जाता है डेट ऑफ लैप्स, करेक्ट। तो बस उसी पे बात हो रही थी। रजत सर, आई एम डन एंड आई हैव कन्वेड समथिंग। सर ये पूरा कंप्लीट करो ना 20 साल के लिए, लिख लेते हैं अपन। करते चलिए मैंने एक नया पेज बनाया है इसलिए, जी। तब तक ओ, कंप्लीट कर दो। जी
अब ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो 6 गया, साल तक फिफ्थ ईयर। अब फिफ्थ ईयर पे आते हैं। ये क्या होगा, रेडी क्यों हो रहा है भाई? चल 1129 सर वो इसलिए हो टू। रहा है क्योंकि आपने एंटर दबाया हुआ है 800 के बाद। अब इसको हाँ सिलेक्ट करके ब्लैक कीजिए, तब ब्लैक होगा। ओके सर। 1130, ये कौन सा ईयर है? फिफ्थ ईयर। तो फिफ्थ ईयर का भी रुपीस कितना है? 800। 800। 1130 टू 1131। अब ये सिक्स्थ ईयर है, सिक्स्थ ईयर का भी कितना है? 800 रुपीस। फिर सेवन्थ ईयर पे आते हैं। 1131 टू 1132। अब यहां से रुपीस बढ़ना स्टार्ट हो गए। 800, 800 के बाद है 1600, 1600 के बाद है 2400, 2400 के बाद है 4800 पर ईयर। वही है, मैं देख के लेता हूँ। नहीं, 7th 2400, ईयर में 2400 है, 7th ईयर में। 800 के 2400 है बाद सर। 2400, 2400 के हाँ, बाद 2400 4800, के बाद 4800, 4800 के बाद 8000। 8000। ओके। वो चेंज हो गया यहाँ सर, पर लास्ट टाइम ना वो डबल डबल होता था। ओके लास्ट ईयर हम जब पढ़ रहे थे तो 1600, जी। फिर 3200, फिर उसके बाद कुछ चेंज था 8000 तक। अब ये ट्रिपल का चेंज हुआ है ट्रीटमेंट फी। 1132 टू 1133, इसका भी होगा 2400। सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, एज ऑनवर्ड्स आपको यहाँ से ही चले जाना है। आईपी इंडिया पे पेटेंट फीस सर्च करेंगे आप तो पेटेंट फॉर्म एंड फीस सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। फॉर्म एंड फीस पेटेंट, ये फर्स्ट को ओपन करना है। और ये रही आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नीचे सॉरी नीचे सॉरी सॉरी नीचे सॉरी, नीचे 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 यहाँ से। ये फॉर बिफोर द एक्सपायरी, ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स है, यानी थर्ड ईयर के लिए ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर की 1600 हमने दे दी है। सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ। टेंथ के बाद 5 बरस के लिए एक्सटेंड हो रहा है, यानी चेंज हो रही है अमाउंट। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? 6 ईयर्स के लिए 800 रुपीज, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 2400 रुपीज, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 4800 रुपीज एंड लास्ट 5 ईयर्स के लिए 8000 रुपीज रिन्यूअल फीस की डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिख लीजिएगा वहां पर। और ई रजिस्टर भी आप देखेंगे, चलिए पेटेंट का नंबर आ जाए। ग्रांटेड, एक उधर ग्रांट। हाँ, कोई है पेटेंट वाला नंबर है आपके पास? पेटेंट सर्च में ग्रांटेड करके कर लीजिए ना सर, मिल जाएगा। सर्च में जाइए, ऊपर ग्रांटेड सेलेक्ट कीजिए, कोई भी कीवर्ड डाल दीजिए। मैं अपना चेक भी कर लूँ, मुझे कब पे कर लूँगा। ये है ई रजिस्टर, जो हमने देखा था सेक्शन नंबर 67 में। 67 में जो भी रजिस्टर के बारे में बात हो रही थी, वो सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ ग्रांट जनरली वही होता है डेट ऑफ रिकॉर्डल, मगर जरूरी नहीं है। जनरली होता है, जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन की गई है। डेट ऑफ ग्रांट मेंशन है, 26/3/2024 को मुझे ग्रांट मिला था। आफ्टर अमेंडमेंट है क्योंकि अमेंडमेंट आया था 15/3/2024 को। एंड डेट ऑफ रिकॉर्डल ये है 26/3/2024 को। डेट ऑफ रिकॉर्डल से मुझे 3 महीने में क्या करना था, रिन्यूअल फीस पे करनी थी। दिस इज माय पेटेंट नंबर। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है। डेट ऑफ पेटेंट मैंने 2019 में पेटेंट फाइल की थी और ग्रांट कब मिली, 2024 में। सो दिस इज जनरल टाइमलाइन अगर आप फॉर्म नंबर 18 फाइल करते हैं तो। अब नीचे आते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, आप में से कौन लोग मुझे बताएंगे कि मुझे किस डेट से पहले और कितने रुपीस पे करने हैं। अब ये आपके सामने है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, मुझे किस डेट से पहले रुपीस पे करने और कितने पे करने। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर डालिएगा प्लीज। सर का आंसर आ गया, मोनिका मैम, ओके, 25, अर्चना मैम, ओके ओके ओके, बिफोर 2110, ओके, ज्योति मैम बिफोर, रजत सर, यस सर। इसमें जो नॉर्मल ड्यू डेट और एक्सटेंशन सब में 24 ही है। आगे भी दिखेगा क्या कुछ? अच्छा इधर भी है डेटा, सॉरी अब मोबाइल में देख रहा हूँ, अब समझ आया। ठीक है ठीक। अच्छा, नॉर्मल ड्यू डेट एंड ड्यू डेट विद एक्सटेंशन। हम्म, तो ये हो गया 21/10/24। ये जो 6th ईयर की रिन्यूअल फीस जो हमने पे की है, ये वाली, ये हमने पे की है इस ईयर के लिए। मतलब इससे अगला ईयर जो आएगा वो आएगा 21/10/2025 से लेकर 21/10/2026। यानी कि इस डेट से पहले मुझे 7th ईयर का यानी कि 2400 पे करना है विदाउट एक्सटेंशन। मतलब यहाँ पर जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 21/10/25 और विद एक्सटेंशन आएगी 21/4/26। बहुत बढ़िया। चलो, जिसने भी आंसर किया बहुत बढ़िया। किसी ने कोई अलग आंसर दिया हो? मोनिका मैम, मोनिका सर मैम आप नहीं डेट एक्सटेंशन, पे। अच्छा चलिए कोई बात। Before 2010, you have to pay for the year this fees 2400. Okay, and then लगभग सभी का आंसर सही है। संजोग से सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो टाइपो 26 हुआ था, तो 25 लिखने का था, टाइपो 24 हो गया। ओके ओके ओके। जी जी ज्योति मैम प्लीज कंटिन्यू। ये यहाँ पे कॉलम में एक है नॉर्मल ड्यू डेट, एक अनदर वन इज द ड्यू डेट विथ एक्सटेंशन, और जो लास्ट कॉलम है इट्स गिवन एज रिन्यूअल पीरियड फ्रॉम टू डू। तो ये आई मीन व्हाट इज दैट? रिन्यूअल पीरियड क्या है? मतलब उस डेट एंड होने से पहले रिन्यूअल होना, ऐसा कुछ है क्या? मैम रिन्यूअल पीरियड होता है। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर? रिन्यूअल पीरियड क्या होता है, ये क्या है रिन्यूअल पीरियड? I'll tell you why I'm asking. Generally क्या होता है कि if I see this first two column, normal due date and due date with extension, generally as a layman, because I don't understand why how it is calculated. So far what I have learned, what I will do, I will see this. So मेरा calculation ऐसा रहेगा कि due date with extension इन्होंने already mention किया हुआ 21/4/2025 है।
So I will be हम्म assuming that before I lapse to the other, I mean I jump to the other date, which is 22 of the next day 2026, मुझे पे करना है ना? यस बट ये क्या है? ये अब मुझे कंफ्यूजन दे रहा है कि 21/10 to 2025 क्या है? ओके मैम ये क्या लिखा हुआ है? ड्यू डेट फॉर रिन्यूअल। ठीक, ये एक ड्यू डेट है, मतलब लास्ट डेट है। किस चीज की? रिन्यूअल की? हाँ, नॉर्मल डेट मेरा 21 ऑफ अक्टूबर को मेरा नॉर्मल डेट है। इन लोगों ने इसमें ऑलरेडी ड्यू डेट विथ एक्सटेंशन कैलकुलेट किया हुआ है और हाँ मुझे हाँ ये डेट दिया है। हाँ हाँ, सुनिए तो, ये हाँ, डेट है मेरा ड्यू डेट फॉर पेइंग रिन्यूअल। करेक्ट। अब इस डेट तक जो आप रिन्यूअल दे रहे हो, हाँ, वो रिन्यूअल कौन से बरस के लिए दे रहे हो? कौन सा पिछले बरस के पेटेंट? लिए। नहीं, पिछले पिछले बरस के पिछले तक लिए। नहीं, 21 तक दे रहे हैं, 21/10/2024 तक दे रहे हैं। नहीं, आगे आने वाले के लिए दो ना। हाँ। आगे आने वाले के लिए देते हैं ना मैम। ओ हाँ, इट्स एडवांस पेमेंट, सॉरी सॉरी, हाँ आगे आने वाले के लिए। तो वो आने वाला कौन सा बरस है? 2025। वो ये लिखा है रिन्यूअल पीरियड। उसमें 10 क्यों डाला है उसने? तो 10 ही तो डालेगा मैम। अच्छा, सेम टू डेट है। ओके ओके ओके, इस रिन्यूअल इज डेट से पहले आपको पे करना 2025 है टू ना। 25 एंड गॉट इट ये यहाँ एक्सटेंशन कैलकुलेट किया है उसने, डायरेक्ट रिन्यूअल पीरियड। अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, गॉट इट सर। है ना। देखिए अब मान आपने लीजिए, ये डेट देखी, ये है 26/6/2024 हम्म। और यहाँ पर डेट चेंज हो गई 21/10/2024। ऐसा क्यों हुआ? और एक और चीज सर, ये दोनों डेट एक जैसी क्यों है? रुक जाए। हाँ, ये तीनों डेट, दोनों नहीं, तीनों। हाँ, ये तीनों डेट एक जैसी क्यों है? और ये तीनों रिन्यूअल डेट एक पीरियड जैसी क्यों है? भी चेंज। जी जी, प्रदीप पाल सर। एडवांस पे की। सर एक्चुअली जब पेटेंट ग्रांट हुआ उसके बाद हमें टाइम हम्म मिलता है, विद इन 3 मंथ्स हमें सब कुछ पेमेंट हम्म। करना है। तो वो ड्यूरिंग जो टाइम पीरियड मिला हमें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का, हमें एक साथ पेमेंट करना था, इंक्लूडिंग द रुकिए करंट। रुकिए रुकिए प्रदीप सर, आपकी बात सही है, मैं इनको दिखा दूं सभी लोगों को। ये डेट याद रखिएगा, 26 जून 2024। हाँ, ये डेट याद रखिएगा सभी लोग, 26 जून 2024। अब देखिए डेट ऑफ रिकॉर्डल क्या है, 26 मार्च 2024। तो 26 मार्च से मेरे पास कितने मंथ है? 3 महीने हैं रिन्यूअल फीस पे करने के लिए, करेक्ट। इसीलिए वो डेट क्या थी, यहाँ पर जो डेट है वो क्या थी, 26 जून 2024। और ये देखिए कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ओके, तो हमने फिफ्थ ईयर तक हमारी ये डेट आई। क्यों आई? क्योंकि हमारी डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन थी 2019, 21 अक्टूबर 2019, और मुझे ग्रांट कब मिली थी, 2024 को। अब 2019 से 2024 कितने बरस हुए, 19 to 20, 4 बरस और 20 to 20, 5 महीने, हाँ 20 to 21, 21 to 22, मतलब 22 फिफ्थ to ईयर लग गया था। 23 एंड 23 to 24। तो फिफ्थ ईयर मेरा स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए मुझे फिफ्थ ईयर तक की, क्योंकि मेरी डेट ऑफ ग्रांट आ रही है इसके बीच में, ये वाले डेट के बीच में, इसीलिए मुझे फिफ्थ ईयर तक की रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ी थी। कितनी? 800 प्लस 800 प्लस 800, 2400 रुपये। इसीलिए मेरा सीबीआर नंबर है, सीबीआर यानी जब आप फाइल करते हो ये फीस कैश बुक पेमेंट करते रिसिप्ट। हो तो उसका रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है। तो कैश ये बुक रिसिप्ट रिसिप्ट। नंबर सेम है। और फिर मैंने 21/10/2024 से पहले, यानी फिफ्थ ईयर कंप्लीट होने से पहले मैंने क्या किया, So मैंने पे thereafter वो कर दिया grant record on क्या था, record on what? Grant रिकॉर्डल डेट। recordal date से वो वाला डेट से नहीं नहीं, डेट ऑफ पेटेंट से कैलकुलेट होगा henceforth, हाँ, अब है ना? नेक्स्ट ईयर डेट ऑफ पेटेंट से कैलकुलेट होगा। पहली बार ही क्या होता है, पहली बार आपको डेट ऑफ रिकॉर्डल से काउंट होता है, फिर सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स
आपका क्या होता है, डेट ऑफ पेटेंट से काउंट होता है। परफेक्ट मैडम, दैट इज द कंक्लूजन एंड दैट्स सर वेयर वी आर ये स्टैंडिंग। सारी चीजें जो आप बता रहे हो ना, ये सब बारीक वाली चीजें, सीबीआर नंबर एंड ऑल दोस थिंग, आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ फील्ड एक्सपीरियंस। एग्जाम पर से हमें कितना पढ़ना है? एग्जाम पर से हमें इतना ही पढ़ना है कि ये 26/6 कैसे आई और ये 21/10 कैसे आई, चलो पढ़ लिया बस। फिर जो बस। आपने समझ लिया, वहां से डेट ऑफ लैप्स आपको पता चल जाएगा। जी जी। परफेक्ट। और ये मैं सीवीआर नंबर आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि उसके बाजू में आपको डेट दिखाई दे रही है कि किस डेट से पहले मैंने रिन्यूअल फीस पे की है। करेक्ट। तो किस ये डेट पीरियड को से किया? पहले, हाँ किस डेट को की है, यानी ये पीरियड से पहले मैंने ये कर दिया। देखो ये 21/10/2023 एंड 21/10/2024। तो 21/10/2024 से पहले मुझे पे करना था नेक्स्ट ईयर के लिए, जो मैंने कर दिया है। अब अगर मैं, मेरा जो क्वेश्चन था वहां पर आता हूँ कि मुझे अब कब तक पे कर देना है, तो 21/10/2025 से पहले मुझे पे कर देना है। करेक्ट। अगर मैंने नहीं किया 2400 रुपये पे, अब कितना आएगा, 2400 रुपीज। अगर मैंने नहीं पे किया तो 22 अक्टूबर से मेरी पेटेंट फोर्स में नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर मैडम? लाइट चली गई कि बंद कर दी? नहीं नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना बंद करते हैं, चली गई है। तो वाईफाई चल रहा? सर है, इन्वर्टर है, मैंने अच्छा। इन्वर्टर वाली लाइट चालू नहीं की सर, जस्ट अभी। बस सर, मुझे बताना था, हो गया, आप शेयर कर दीजिए। चलिए, मोनिका मैम आपका डाउट क्लियर हुआ? जी सर, और बाकी सर जो इसमें अमेंडमेंट्स आए थे। मैम वो अमेंडमेंट किस चीज के लिए अमेंडमेंट आए थे? तो रिन्यूअल फी में अमेंडमेंट कौन सा आया? तो नहीं है आया ना, था कि, अगर आप एक पता साथ नहीं। 4 बरस की फीस फाइल हाँ, करते हैं परसेंट। तो 10% 10% फीस रिलैक्सेशन है। हाँ वही वाली चीज। और वो भी सर ऑनलाइन मोड पर है। तो ऑनलाइन मोड पे तो वो तो वो सेक्शन आएंगे 53, मैडम। सेक्शन क्या सर? 53 में डिस्कस हुआ है ना मैम? हुआ है, हुआ। हम्म, चलिए, अब आते हैं अर्चना मैम के रिवीजन पार्ट पर। अर्चना मैम, आर यू रेडी? हाँ हाँ सर। थके हुए हैं या डर रहे हैं? नहीं नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 पेटेंट एक्ट, फिर उसके बाद डिजाइन। बताइए, हाँ स्टार्ट कीजिए मैम। ठीक है। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन में है, और उसमें हम लोगों ने 3-4 चीजें से ट्रिप एक था, then जन सेवा कुछ था, जन विश्वास बिल वो एक था। मैम मैम अर्चना मैम, हाँ। देखिए, जब हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम्म। हमें डिटेल पे नहीं जाना। हमें वो डिटेल हम तब करेंगे जब हम प्रॉपर एक कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को। जैसे मोनिका मैम ने क्वेश्चन पूछा तो हम्म। हम उसकी डिटेल में गए, तब डिस्कशन के टाइम पे। हम रिवीजन के टाइम पे डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हमें कैसे रिवीजन करना है, सिर्फ कीवर्ड को, जैसे सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड है ना, हो गया। कोई फॉर्म नहीं है, कोई फीस नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई रूल नहीं। आगे नहीं बस। बढ़ेंगे, हमें सिर्फ क्या रखना है, सेक्शन नंबर, उसका प्रॉपर कीवर्ड। अगर उसमें कोई फॉर्म है तो हमें वो बताना है, उसकी फीस बतानी है। अगर कोई टाइमलाइन इन्वॉल्व है सेक्शन में तो हमें वो देखना है, और उसका रूल क्या है। बस इतना बताते बताते हमें आगे बढ़ जाना है, हमें स्टोरी डिस्कस नहीं नहीं करनी है। करना। बट सर इसमें अमेंडमेंट के ईयर्स है वो बता, मतलब जरूरी होगा नहीं? नहीं, वो जरूरी है, बट अभी रिवीजन में बात करना उसका जरूरी नहीं है। ओके ठीक है। रिवीजन करते हुए अब हम जब, मान लो सेक्शन 2 आ गया, अगला क्या आ गया? डेफिनेशन। सेक्शन 2। हाँ, कीवर्ड क्या है सेक्शन 2? डेफिनेशन सर। बस। उसमें कुछ फॉर्म नहीं है, फीस नहीं है, कुछ नहीं है। बस अब मुझे अगर कोई उसमें पूछनी होगी कोई डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन तो मैं पूछ लूंगा, है ना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3। सी में इसके व्हाट सब सेक्शन हमको बताने हैं।
व्हाट आर नॉट what are not patentable. इन्वेंशंस। बड़ी मुश्किल से याद किया है इसको मैंने भी। मैं हमेशा ही बोलता हूँ वो इन्वेंशन जो पेटेंटेबल नहीं है, What are बट not. एक्चुअली एज पर एक्ट वो इन्वेंशन ही नहीं मानी जाएंगी। चलिए बताइए पहला ग्राउंड। पहला है नेचुरल लॉ, देन प्रिजुडाइज, देन हम्म सी से डिस्कवरी, देन हम्म डी से ई इफिकेसी, देन हम्म ई से ए एडमिक्सचर, हम्म एफ से रीअरेंजमेंट। हम्म उसके बाद क्या आता है जी, हाँ वो ओमिटेड है। हम्म देन एच हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, हम्म देन आई सुपरमैन वो जो सर्जिकल मेथड ट्रीटमेंट वो होते हैं। हम्म। जे आई को याद करने के लिए देखिए काफी सारी ट्रिक्स हैं। इंजरी है, ठीक है, सुपरमैन स्पाइडरमैन है, ट्रीटमेंट है। आई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एच जी ई एफ जी एच आई। आई मतलब आई फॉर एन आई, हम्म ठीक है। आई तो आई ट्रीट, सी हाँ चलिए आगे। आई हो गया। उसके बाद क्या आता है, वो ABCD याद करते हैं। आई के बाद जे हम्म प्लांट एनिमल जंगल जैसे, तो बस आगे। प्लांट एनिमल जो है वो। हाँ हाँ हो गया, जंगल हो गया बस के। के से कंप्यूटर प्रोग्राम बिजनेस प्रोसेसेस। बस आगे एल। एल से लिटरेचर रिलेटेड जो कुछ भी है या फिर कॉपीराइट वो है। एम से मेंटल एक्ट एंड गेम है। एन एन से प्रेजेंटेशन ओ और टोपोग्राफी। देन के ओ सॉरी पी। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज। बस सेक्शन 4। और जो है एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी है। एंड बस 5 ओमिटेड है। 5 omitted 6। पर्सन एंड टाइटल, फर्स्ट एंड ट्रू बस इन्वेंटर, असाइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बस 7। 7 फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन है, उसमें फॉर्म 1 आता है। फीस फॉर्म 1 की 1600 रुपये। 1600 रुपये। फाइलिंग के टाइम पे फाइल करना होता है। रूल रूल उसमें एक रूल है बस। 19। अरे मत करो। 19 है क्या? नहीं, हम्म, वो देखे ही नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं कोई कौन बताना चाहेगा कौन सा रूल है? देखिए कहीं पर भी ऐसा कोई फिलर आता है ना, तो आप लोग अनम्यूट करके कोई भी आंसर दे दीजिए उससे एट अ टाइम बस। फॉर्म अनम्यूट 1 करके 10। दे दीजिए सर, कोई इशू नहीं। 10 रूल है क्या? 10। बस रूल 10। ठीक है मैम। यस। इसमें कोई टाइमलाइन है? 110 नहीं, ये फाइलिंग के टाइम ही फाइल करना जरूरी एक होता है। टाइमलाइन है मैं। 6 months। ये 6 मंथ किस चीज के लिए? 6 month सबमिशन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। किस फॉर्म चीज 1 का का। सबमिशन, किस चीज का सबमिशन? प्रूफ ऑफ राइट। हाँ, प्रूफ ऑफ राइट। अच्छा। उसका 6 महीने का टाइमलाइन है यहाँ पर। चलिए सेक्शन 8, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 8। सेक्शन 8 है अंडरटेकिंग, फॉर्म 3। फॉर्म 3। Creation of inventory form 5 हाँ हाँ गंगा form सर कुछ 5 कह रहे हैं? वो सेक्शन 10 में आएगा ना। हाँ गंगा सर सेक्शन 10। सर ओ कल आप करेंगे सॉरी रिवीजन, पकड़ लिया मैंने, कल आप करेंगे हम नहीं रिवीजन। सर सर लास्ट में मैं प्रिपेयर ही नहीं नहीं हूँ नहीं सर नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 7 of 3 द एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर में आता है ना, फॉर्म 5 डिक्लेरेशन एज नो टू। नो 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 7 of 3 में आता है सर। मैम सुनिए तो वो आता है, बट वो हाँ, डिक्लेरेशन फॉर्म 1 में होता है। अच्छा, जो लास्ट में एंड में सिग्नेचर करोगे वो वाला। हाँ वो वहां पर डिक्लेयर करता है कि मैं इन्वेंटर नहीं हूं, और इन्वेंटर मैं नहीं हूं तो कौन है, मैं नहीं तू कौन बे। सर, ये जब अपन फॉर्म 1 सबमिट करते हैं, इजंट इट फॉर्म 1 गोज अलोंग विथ फॉर्म 2, 5, ये सब इकट्ठे ही जाते हैं ना? हाँ यस। तो फिर जब अपन डिस्कशन करेंगे तब 7 of 3 द एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर पे हम बोलेंगे नहीं कि फॉर्म 5 भी साइन करना होगा करके? मैम 5 की टाइमलाइन क्या है?
डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंशन मुझे याद नहीं 1 month, टाइमलाइन। 1 month. One month. Within 1 month. विद इन 1 month कहाँ से स्टार्टिंग Filing. पॉइंट? Complete Date of filing specification. of application. नो एप्लीकेशन फाइल। नो 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 Sir, complete हाँ, specification. यस, थम्स अप फॉर अखिल सर। क्या कहाँ क्या? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से फॉर्म 5 तक फाइल करना होता है। उसमें 1 month की अच्छा टाइमलाइन प्रोवाइडेड नहीं है, वो एक्सटेंशन मिलता है, वो प्रोवाइडेड नहीं है। कंप्लीट अच्छा सो स्पेसिफिकेशन की डेट तक आप फॉर्म 5 कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। फाइलिंग पर जब आप फाइलिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म मैंडेटरी होते हैं, बाकी सबके लिए टाइमलाइन अवेलेबल है। ओके सो सर ये वाला जो है 7 of 3 का जो एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर है, दिस इज ओनली पर्टेनिंग टू फॉर्म 1 ओनली, देयर इज नथिंग एल्स यस, हियर। तो ओके, मैं ये इसको स्क्रैच लगा दूं फॉर्म 5 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल। आप उसको फॉर्म 5 की जगह फॉर्म 1 लिख दीजिए, जी, स्क्रैच मत कीजिए, 5 को 1 बना दीजिए। ठीक। सॉरी हाँ आई डिस्टर्ब्ड यू। अर्चना राइट? नहीं, नहीं मैम, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है। जी अर्चना मैम कंटिन्यू। हाँ, कितने तो ज्योति क्या मैडम है? बुखार आ रहा है आपको? मीन्स तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं नहीं, नहीं अच्छी खासी उनको है क्या, क्यों? उनका क्या हो रहा है सर, वो 2 हफ्ते से गायब थी, उनको अंदर से ये डर खा रहा है कि मेरा कुछ छूट गया है। मुझे कोई डर वर कुछ नहीं खा रहा है। अच्छा ज्योति मैम, एक सिंपल मेरी क्वेश्चन स्किन बहुत पूछूंगा। थिक है, वह बहुत बेशरम हुआ ना मुझे कुछ। एग्जाम मैम, जब पास होगा ना उस दिन रात में आप दोनों को सोने नहीं दूंगी, बस इतना ही है। मैम हम भी चाहेंगे आप मत सोने देना। हाँ मैं एग्जाम वाले दिन सोती नहीं हूँ। आई एम अवेक हम्म, टिल आई कंप्लीट द नहीं पेपर। एग्जाम पास होने के बाद की बात कर रहे हैं ना, पहले नहीं। एग्जाम वाले अब आने दो, डे विल टॉक अबाउट इट। ठीक है सर, चलिए। लेट्स कंटिन्यू, हम्म, शील ब्लास्ट मी अदरवाइज। एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैम, अभी आप घर पे नहीं पहुंचे हैं ना? आई मैं थिंक घर जहाँ आप गए। मैं घर पे हूँ। आई एम बैक टू बैंगलोर। यू आस्किंग मी सर? ओके, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, आपसे ही या पूछा। आई एम बैक टू बैंगलोर। ओके ओके, ठीक है अर्चना मैम प्लीज कंटिन्यू विदाउट डिले। सेक्शन सेक्शन 8 8। है, फॉर्म 3 है। हम्म उसकी एज कुछ फीस नहीं रहती है, बट टाइमलाइन है, 3 टाइमलाइन है। हम्म एक तो है विद इन 6 मंथ करना है एप्लीकेशन के बाद। दूसरा है हम्म एफआर रिसीव होने के बाद विद इन 3 मंथ। एंड तीसरा हम्म, है कंट्रोलर से कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी डिमांड आएगा तो विद इन 2 मंथ। बहुत बढ़िया। देन ये एक्सटेंशन फॉर्म 4 से कर सकते हैं अप टू 3 मंथ। 2000 रुपीज उसकी फीस रहेगी एक्सटेंशन किया तो, 2000। नेचुरल पर्सन के लिए, 2000। पर मंथ। हाँ पर मंथ, ये बहुत जरूरी है लिखना है फॉर्म 4 के केस में। सारी फीस जो है पर मंथ है। ओके। ठीक एंड है। उसका रूल 12 है। हाँ रूल 12, और अगर नहीं किया तो? नहीं किया तो अबेंडन, नहीं नहीं, अबेंडन नहीं हूँ। डीम टू विथड्रॉ। नहीं, नो। तो ग्राउंड फॉर अपोजिशन में आ जाएगा ना फिर? हाँ, यस, 25 लगेगा। 25H लगेगा। चलिए 9। अबेंडन भी होता है ना अगर नहीं किया तो? नहीं मैम, अबेंडन नहीं होता है, ऑपोजिशन आ सकता है। ओके। हाँ, 9 है CS टू PS, 12 मंथ में करना है। एंड PS टू पोस्ट डेट, CS। हाँ PS टू CS। अच्छा फॉर्म, मैं फॉर्म तो चलो अगले में आएगा। हाँ। फॉर्म 2 है, बट हम्म इसमें 12 मंथ में कंप्लीट करना रहता है CS टू हम्म PS। 12 मंथ्स में कंप्लीट करना रहता है, रूल है कुछ? इसका रूल है 13, हाँ ठीक है, बट 13 वो अगले में लग CS जाए। में, हाँ। फीस? फीस उसकी नहीं रहती, फॉर्म 2 की फीस नहीं रहती है, बट जो पेजेस एंड वो कैलकुलेशन होता है वो 1 में इंक्लूडेड होता है, तो 6 800। 10, सेक्शन 10। फॉर्म 3 की भी फीस 0 लिख दीजिए। हाँ 0 है फॉर्म 3 की। हाँ। सेक्शन 10 में है वो स्पेसिफिकेशन के कंटेंट्स क्या क्या है। कंटेंट, फॉर्म है कोई यहाँ पर? वही 2 फॉर्म है, रूल और 13। कोई फॉर्म है? हाँ फॉर्म 5 है,
एंड इसमें फॉर्म 2 के लिए रूल 13 है एंड फॉर्म 5 के लिए भी सेम है रूल 13। और कुछ फीस 0 हो गई। फीस 0 है। टाइमलाइन 3 टाइमलाइन है मैम यहाँ पर। हाँ, फॉर्म 5 के लिए है 1 मंथ फ्रॉम सी फाइलिंग CS। हाँ, फिर तो 4 हो गई। फाइलिंग के साथ भी करना रहता है वो। नो, फाइलिंग ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन नॉर्मल। नो, फाइलिंग ऑफ, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। यस, फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तक आपको फॉर्म 5 फाइल करना होता है। हाँ, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटेंशन रहता है फॉर्म 4 फाइल करके। हाँ, कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए ना सर। हाँ, फीस? एक्सटेंशन का 480। बहुत बढ़िया, फीस आपको एकदम रट गई है। इसके अलावा और कौन सी टाइमलाइन है यहाँ पे? नहीं, इतना ही याद है। फॉर्म 5 का 1 मंथ का ही याद है। कुछ कुछ है मैम, कुछ 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 ऐसा जीव जंतुओं से रिलेटेड? हाँ सर, वो तो इसमें है ना सेक्शन, मतलब वो क्या किसमें? बायोलॉजिकल मटेरियल का 3 मंथ्स में वो करना रहता है क्या? 3 सबमिशन सबमिशन कब तक? विद इन 3 मंथ। किस चीज का सबमिशन 3 मंथ में होता है? वो जो रेफरेंस नंबर एक मिलता है बायोलॉजिकल मटेरियल का, हाँ, और वो बायोलॉजिकल मटेरियल कब तक देना होता है? वो फाइलिंग के दौरान देना होता है। बिफोर फाइलिंग करना होता है एक्चुअली, एंड फिर आने के बाद फाइलिंग के साथ वो देना होता है, या फिर विद इन 3 मंथ देना होता है फाइलिंग के बाद। मैम बराबर। आप नोट्स लेके बैठे हैं क्या साथ में, मतलब नोट्स रेफर कर रहे हैं अपने, या बिना देखे आप बोल रहे हैं सब कुछ? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मैम, अगर बिना देखे बोल रहे हैं फिर तो मतलब लाजवाब है आपकी रिवीजन। चलिए 11। क्या सर, सारे आंसर गलत है। मैडम, डिपॉजिट है ऑन और बिफोर फाइलिंग, ये याद रखिएगा, ऑन और बिफोर, आप सिर्फ बिफोर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऑन फिर बोला सर, ऑन और बिफोर बोला उन्होंने। फाइलिंग के ओके, साथ करना रेफरेंस, होता है। रेफरेंस है विद इन 3 मंथ्स। ओके, और फिर अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। वो एक्सपेडाइट होगा ना इसमें। एंड फॉर्म नंबर 9 किसके लिए है? यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। फॉर्म नंबर 9 किसके लिए है? पब्लिकेशन। हाँ, तो फिर एक्सपेडाइट की क्यों बात की आपने? और फॉर्म नंबर 9 की फीस कितनी कंफ्यूज है? कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं, फॉर्म नंबर 9 की फीस कितनी है? फॉर्म नंबर 9 की फी 2500 रुपये। 24 हाँ, 25। बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में डिपॉजिट करना होता है ऑन और बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। उसका जो रेफरेंस है विद इन 3 मंथ्स, इफ फॉर्म नंबर 9 नॉट फाइल्ड, इफ फॉर्म नंबर 9 फाइल्ड, ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। ओके। वो एक्सेसिबल होगा कब से? द डेट ऑफ एप्लीकेशन से। क्या? बायोलॉजिकल मटेरियल, एंड अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिक, उस पब्लिकली अवेलेबल होगा डेट ऑफ पब्लिकेशन से। एक्सेसिबल कब होगा? डेट ऑफ एप्लीकेशन से। पब्लिकली अवेलेबल कब होगा? डेट डेट ऑफ ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से। इतनी सारी टाइमलाइंस है सिर्फ बायोलॉजिकल मटेरियल में, 5 टाइमलाइंस। एंड एक 6 टाइमलाइन आपने बताई फॉर्म नंबर 5, 1 मंथ का एक्सटेंशन, या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ, या फिर विथ 1 मंथ ऑफ एक्सटेंशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4, जिसके रुपीस भी आपने बताया 1 महीने के लिए 480 रुपीज। 480। जयवीर सर, ये जो आप बता रहे हो ना, इज वेयर इज दिस मेंशन, लाइक वी नीड टू गो टू द रूल 13 एंड देयर वी हैव टू रीड ऑल दिस नो, थिंग्स? सेक्शन 24A। अभी तो हम 10 की बात कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ? वो पहले आप क्या बायोलॉजिकल क्या क्या मटेरियल। बात कर रहे हैं? नहीं बायोलॉजिकल तो मटेरियल वाले देखो, टाइमलाइन जब बात कर रहे हैं? सु, सुनो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। जो 10 4 सेक्शन 2A में है वो ज्योति मैम। नहीं, अर्चना जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम सेक्शन 10 रिवीजन कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक टू 10 ओनली ना, नहीं तो पूरा रायता बन जाता है। देखो मेरे नोट्स में जगह ही नहीं है। अभी आप जयवीर सर ने 101 हाँ, पॉइंट्स दे दिया। वही 10 नहीं, में सेक्शन 10 की ही बात 4 कर रहा हूँ मैं मैडम। 2A 4 2A चेक करो।
मैम सेक्शन एक्सेस टू द 10 मटेरियल ये कहाँ पर लिखा है? देखो सेक्शन 10 में मैंने लिखा है 1 to 6 मैंने सबसेक्शन लिखे हैं, ओके। और उसमें रिक्वायरमेंट फॉर फुल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ये वाला भी आएगा जो बायोलॉजिकल मटेरियल का है ना सर, वो वहां 4-1 मैंने मेंशन किया है ना अर्चना जी, हाँ आपने भी वही लिखा होगा ना? हाँ तो उसमें हमने 4-1 लिखा बिल्कुल है। है, सही है। हाँ, तो बिफोर फाइलिंग डेट ऑन और बिफोर 3 months का टाइमलाइन भी डाला है मैंने। हाँ रेफरेंस नंबर टू बी गिवन वो भी डाला है। अब जो नहीं डाला वो था ये फॉर्म 9 जो अभी एकदम से आ गया कहीं से। नहीं है मैम, वहीं पर है। है 4-2 सर क्या ए में चेक करना आप। मैडम पहले ठीक है तो 24 है। सेक्शन 10 के अंदर रूल नंबर 24A की बात हो रही है। रूल, नॉट सेक्शन। रूल 24 है। रूल 24A बताता है कि फॉर्म नंबर 9 जब आप फाइल करते हैं अर्ली पब्लिकेशन के लिए, सर वो तो कंफ्यूजन इसलिए हुआ ना कि सेक्शन बोल दिया था अभी हाँ किसी हाँ, सेक्शन। सेक्शन 24 नहीं है मैडम, वो रूल 24 है। हाँ, अगर हाँ ऐसा तो आपके दिमाग में बैठा है तो। और हम्म, ये सारी बातें अभी तक जो डिस्कशन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन एक 10 से मिनट रिलेटेड है। बहुत पता नहीं कैसे बट मैंने ये लिखा नहीं था जो रूल 24 वाला जो आया है ना नया वाला। ज्योति जी मैम सर। बायोलॉजिकल मटेरियल में 6 पॉइंट है। पहला, ऑन और बिफोर डिपोजिशन इन आईडीए बिफोर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये है सेक्शन 10 में। आप सेक्शन 10 के पॉइंट्स लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ पहले। हाँ हाँ लिख रही हूँ, लिख दिया है सर मैंने वो वाला हाँ ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल वाला लिख दिया है, ऑन और बिफोर वाला सुनिए भी तो लिख दिया। सुनिए तो हाँ। सुनिए तो हम्म ठीक है। हम्म एक्सेस टू द मटेरियल गिवन आफ्टर एप्लीकेशन, ये सेक्शन 10 का पार्ट है। हम्म ठीक। रेफरेंस टू द मटेरियल, ये रूल 13 का पार्ट है। ओह 3 months अच्छा। के अंदर देना है, ठीक है। एक्ट में क्या हम्म। लिखा है, रूल में क्या लिखा है, इसका बाइफर्केशन समझिए पहली बात तो, ठीक है। 3 months के अंदर रेफरेंस देना है, ये रूल 13 का पार्ट है। चलो मैं सेक्शन 10 दोबारा लिखूंगी सर, मैं लिख के आपको नहीं नहीं भेजती हूँ, आप जरूरत, करेक्शन करो। सुन, अभी लिखिए ना आप। अब प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हैं आप? लिखिए, मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा पेज है ना खिचड़ी बन चुका है, अब मैं और उस पे करूंगी ना तो वो कोई जस्टिफाई नहीं बात होगा। नहीं, कोई बात, उसमें घी का तड़का मारेंगे अभी अपन। लिखो अब आप। ठीक। नहीं लिखिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म आप सेक्शन में क्या है, रूल में क्या है, और कौन सी बात कौन से सेक्शन में लिखी है वो लिखिए। सेक्शन 10 में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, रजत सर ऑन और बिफोर। बोलिए मत, लिखिए, ब्लैंक स्लेट लेके लिखिए तो ज्यादा काम आएगा इन लोगों को। आप बोलेंगे ना तो सभी लोग कंफ्यूज होंगे। अरे सर कोई कंफ्यूज नहीं, मैं ही कंफ्यूज हूँ लग रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सेक्शन 10 में सिर्फ 2 बातें हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से रिलेटेड, हम्म ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। डिपॉजिट करना है और एक्सेस टू द मटेरियल। मार्केट यार्ड कुठे सांगलीचं? एक्सेस टू द मटेरियल आफ्टर एप्लीकेशन, ये लिखा है, ठीक है। रूल 13 में लिखा है रेफरेंस टू बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब इसके बाद 2 बातें और हैं। एक है अवेलेबल टू द पब्लिक, आफ्टर पब्लिकेशन, ये है सेक्शन 11A का पार्ट। फिर है रूल 24A, इफ यू आर फाइलिंग फॉर्म 9 विद इन फर्स्ट 3 months, then reference has to be filed before or reference needs to be filed। सर ये जो सेक्शन 11A में आप लिखे ना अवेलेबल टू द पब्लिक आफ्टर पब्लिकेशन,
Is that related to that? यस मैम, वो सेक्शन में लिखा है Okay. ऑन और बिफोर ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 9। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, और कंफ्यूज होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अगर कल को आपको ये याद नहीं भी है कि ये कौन से रूल कौन से सेक्शन में लिखा है, हमें कॉन्टेक्स्ट तो याद है ना, है ना। एमसीक्यू में कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमको दिख रहा है फॉर्मेट से, बट अगर आप एग्जैक्टली समझना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज कौन से रूल और कौन से सेक्शन में लिखी है, तो ये बाइफर्केशन है उसका। नहीं, बट अगर पेपर 2 में अगर इसका कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो देन आई ज्योति नीड टू मैडम, अब्रिविएट ना। ज्योति मैडम, हाँ। रूल नंबर 13 है ना, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता है। कभी भी आपके दिमाग में स्पेसिफिकेशन की कोई भी डिटेल समझ में ना आए या कौन सा रूल एसोसिएटेड है, रूल नंबर 13 अप्लाई कर दीजिएगा। रूल नंबर 24A पब्लिकेशन के बारे में, 24B रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नॉर्मल एग्जामिनेशन के बारे में, 24C एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। ये है ना मेन रूल्स हैं, 13, 24A, 24B एंड 24C। यही है बस, इससे ज्यादा रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंस रूल होंगे ना वो बता दिए जाएंगे, तो आप इतना लिख दीजिए। 13 किसके लिए है? स्पेसिफिकेशन के लिए। 24A पब्लिकेशन के लिए। 24B फॉर्म नंबर 18। 24C फॉर्म नंबर 18 है। खत्म बात। सी किसके लिए था? 18 है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन, 18A फॉर्म नंबर 18 है। बस खत्म हो गई बात मैडम, ये हो गए रूल आप। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रचना मैम 11 सेक्शन है 11। क्लेम्स के रिगार्डिंग है, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स ऑफ कंप्लीट बस, सर्टिफिकेशन। प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। 11A 11A है पब्लिकेशन फॉर्म 9, रूल 24A 2500 फीस है। टाइमलाइन फॉर्म 9 की टाइमलाइन 3 टाइमलाइन है मैम, नहीं 3 नहीं, 4 विदिन 4-5 18 लाइन मंथ फाइल, विद इन। मतलब 18 मंथ फाइल करना होता है, नहीं तो अपने आप पब्लिश हो जाता है अपने आप कब पब्लिश होता है? 18 मंथ के बाद। 18 मंथ्स के बाद। विद इन 1 मंथ आफ्टर 18 मंथ्स। ठीक, ये ऑटोमेटिक पब्लिकेशन हुआ। फॉर्म 9 अगर फाइल किया तो कब तक पब्लिकेशन होगा? फाइलिंग के बाद विद इन 1 मंथ। बहुत बढ़िया। ओके, इसके अलावा और कोई टाइमलाइन? 3 मैजिकल कंडीशन फॉर नो हाँ पब्लिकेशन। वो है, सीक्रेसी डायरेक्शन लगा तो नहीं होता है, अबेंडन हुआ तो नहीं होता है, विड्रॉ हुआ तो नहीं होता है। अबेंडन विड्रॉ के कब लिए तक? विड्रॉ कब तक? बिफोर 15 मंथ। बिफोर 15 मंथ्स। बहुत बढ़िया। चलो 11B 11B रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, फॉर्म 18। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सर 9 मतलब वो 11A में वो ये भी है ना, बायोलॉजिकल मटेरियल अगर ये हुआ तो इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है। बायोलॉजिकल मटेरियल हुआ तो हाँ, सीक्रेसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना मैडम आप? बायोलॉजिकल मतलब कहाँ से है? सीक्रेसी मतलब डायरेक्शन लगा तो पब्लिकेशन के बाद अगर बायोलॉजिकल मटेरियल ये हुआ, क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन हुआ उसका बायोलॉजिकल मटेरियल का, तो उसमें कुछ इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है, ऐसे कुछ तो था ना मैम, वो आगे देखेंगे। जो इन्फ्रिंजमेंट होता है उसमें डैमेजेस होते हैं पब्लिकेशन की डेट से, ओके। है ना। और बट मगर आप 11 इन्फ्रिंजमेंट सूट उसमें कब एक फाइल को? पॉइंट था एक्चुअली सर, रजत सर, शी इज राइट देयर। जो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में आपने एक चीज बताई थी ना कि इफ द पब्लिकेशन हैज एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिपॉजिट देन द सेम मस्ट बी प्रोवाइडेड एज प्रिस्क्राइब्ड। नहीं,
अगर आपकी एप्लीकेशन में बायोलॉजिकल मटेरियल का ओके इन्वॉल्वमेंट है तो पब्लिकेशन में आएगा उसकी डिटेल्स। और उसी दिन से वो पब्लिकली अवेलेबल भी हो जाएगा, आईडीए में, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में भी वो पब्लिकली अवेलेबल भी हो जाएगा। मीन्स वो इतना बड़ा पॉइंट्स नहीं है अभी तक अगर देखने जाओ तो। बट हाँ, एक फॉर्म नंबर भूल गए आप 11A में। आपने लिखा आया कि आप विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशन को, बट 29, फॉर्म नंबर क्या होगा? 29। 29। फीस फॉर्म नंबर 29 की 29 की फीस नहीं पता मुझे। नो फीस। 11B रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पर फॉर्म 18 आता है। और मैं ब्लैंक हो गई हूँ। मैं भी नोट आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, शांति से बैठिए, एक लंबी सांस खींचिए, अभी याद आ जाएगा। 8,000 तो एक्सपर्टाइट का है। 4,000। इसकी फीस होगी 4,000। तो दूसरा फॉर्म कौन सा है मैम? 18A। बस आंखें बंद कीजिए, बोलते जाइए मैम बंद करके, क्योंकि मेरे को याद है आप आंखें बंद करके आपके रिवीजन का फ्लो है। 18A की फीस 8,000 है। ओके। रूल इसमें 24A है। हाँ 24A। एंड दूसरे का 24, नहीं 24B है एंड उसका C है। हाँ 24B एंड 24C। इनकी टाइमलाइंस कब तक फाइल कर सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ये करना होता है 31 मंथ। अभी हुआ है, पहले 48 मंथ था, तो मार्च के हम्म बाद 31 मंथ है एंड मार्च से पहले हुआ तो 48 मंथ। कौन सी मार्च? 2024। डेट, एग्जैक्ट डेट बताइए। एग्जैक्ट डेट नहीं पता। 15 मार्च 15। 2024। बहुत बढ़िया मैम। इसमें और कोई टाइमलाइन है? नहीं एज पर एक्सटेंशन। सेक्शन, नॉट रूल, क्योंकि इसके रूल की डिटेल काफी ज्यादा है, उस पर हम करेंगे डिस्कशन। नहीं है ये कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं 4 से, फॉर्म 4 से। एक्सटेंशन इसका या इसका जवाब देने में? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का जवाब देना। हाँ, जो एफआर आएगा उसका एक्सटेंशन करेंगे ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन 12। 12 में है एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो एग्जामिनेशन, एग्जामिनर रिपोर्ट बनाता है कॉन्फिडेंशियल। ठीक, कॉन्फिडेंशियल। उसकी टाइमलाइन 3 मंथ्स में देता है वो कंट्रोलर को। 3 मंथ्स में देता है। और कोई टाइमलाइन है? नहीं है, 12 में तो कुछ नहीं याद आया। चलिए फिर थोड़ा कंट्रोलर सा, से एफआर आता है। हाँ बाकी अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पे से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बट अगर आया तो हमें पता हो। अगर फॉर्म 18 फाइल हुआ है हम्म तब वो 3 महीने तक देता है, और अगर फॉर्म 18A फाइल हुआ है एक्सपर्टाइट होगा ना। हाँ तब उसकी डेडलाइन क्या होती है? 2 मंथ। 2 मंथ। बहुत बस। सेक्शन 13 13 एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन। रूल 28 है उसमें, हाँ और वो प्रायर और पब्लिकेशन प्रायर होती है। बस इतना ही। कोई फीस, कोई फॉर्म कुछ है मैम इसमें? 13 में कुछ नहीं है। 14 14 में वो एग्जामिनर रिपोर्ट देता है ना, 12 वाला, उसी रिगार्डिंग है। क्या है इसमें? वही कि विदिन 6 मंथ, नहीं सॉरी, उसमें एग्जामिनर लॉफुल ग्राउंड पे एग्जामिन करके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है एंड वो वो तो 12 का पार्ट हो गया मैम, 12 में आ तो गया वो। 14 में क्या है? वो रिपोर्ट कंट्रोलर को देता है। हाँ और कंट्रोलर क्या करते हैं उस रिपोर्ट का? एफसीआर इशू करता है।
FER। और ACR का रिस्पॉन्स 6 मंथ्स में देना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज एप्लीकेशन अबेंडन। एज पर सेक्शन 21। 21 इसमें कोई एक्सटेंशन ले सकता हूँ मैं? हाँ, इसमें ही वो 3 मंथ टिल 3 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है फॉर्म 4 पे। ठीक है। फॉर्म 4 की फीस 2000 या 1500, कंफ्यूजन है। 2000। 2000 2000 मैसेज क्वेश्चन के लिए पर मंथ 2000 पर मंथ। पर मंथ 3 मंथ के लिए ये कर सकते हैं एक्सटेंड। ठीक। अगर मैं फॉर्म 4 की फीस 2000 दे रहा हूँ मैम, हाँ, तो इसका मतलब मैंने एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल किया है? नॉर्मल वाला। नो, 18A। वो कैसे कैलकुलेट करना है? और अगर मैंने फॉर्म 18 फाइल किया है तो फॉर्म 4 की फीस कितनी लगती है? 1000। ये ओके, हाँ, ये लिख देखिए, लेते। फॉर्म 18 की फीस कितनी है? 4000। हाँ, और फॉर्म 18A की 8000। 8000। फीस डबल हो गई, हाँ, तो एक्सटेंशन की भी फीस डबल हो जाएगी। ओके। 1000 से 2000 हो गई। क्लियर है मैम, याद करने के लिए? हाँ, ओके। इसमें कोई रूल है? 14 में रूल नहीं है। 28 कंटिन्यू होता है। 28A। 28A नहीं, 24B और 24C ही लगेगा मैम यहाँ पर। हाँ, वो तो सर इसका 18 का है ना। हाँ, मतलब रिप्लाई जो हम देते हैं उसमें जो टाइमलाइंस होती हैं, रिप्लाई हम कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसका सब कुछ 24B 24C में ही आएगा। ओके। 28A। चलो सर, कंटिन्यू करना है या अभी रोकना है? 11 बज गए हैं। हेलो, सभी लोग बताइए, कंटिन्यू करें या रोकें यहाँ पर? कल कर लेते हैं, 11 बजते हैं। जी मैम। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 21 हो गया है, सेक्शन 15 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अर्चना मैम, 9:30 बजे। यस। ओके। बाकी तब तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ओपन है अभी प्लेटफॉर्म? सर अर्चना मैम के बाद मैं रिवीजन करता हूँ जब मैम का ओके कंप्लीट सर, होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, ऐसा क्या सबको करना है क्या? बिल्कुल मैम, एक वन बाय वन सबको करना है। और जब जिसकी बारी, जैसे अब अखिल सर ने वॉलेंटरली ले लिया, बाकी जैसे कोई नहीं है तो मैं अनाउंस करूंगा कि कौन करेगा कल। और 1-2 दिन में ना मैं पूरा शेड्यूल ही बनाऊंगा इसका। सर, एम आई ऑडिबल? यस मैम, टोटली अवेलेबल, ऑडिबल। कुछ कहना चाह रहे हैं ज्योति मैम? हेलो। चलो, चलिए तो मिलते हैं कल रात को 9:30 बजे वापस रिवीजन के साथ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो सेशन वाइंड अप करते हैं। नहीं है, चलो ठीक है मैम, अर्चना मैम। सर ठीक है सर। ओके, चलिए मिलते हैं कल रात 9:30 बजे।